हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी के जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर है आपका 5512 अपकमिंग, उसके लिए जो नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित आपका जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो टोटल जो प्रैक्टिस सेट है वो टोटल है 15। आपकी सिलेबस में हिंदी है, सामान्य बुद्धि परीक्षण है 15 प्रश्न आएगा, सामान्य जानकारी का 20 है, कंप्यूटर का यूपीजीके का 20 प्रश्न। तो आइए पहला प्रैक्टिस सेट देखते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल @ऑनलाइन स्टडी किंगडम ऑफिशियल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो जो व्यंजन यानी जिन व्यंजन वर्णों का जो उच्चारण है जीभ से यानी जिह्वा है, तालु दंत से तथा ओष्ठ से जो है परस्पर जो है पूरा ना यानी अपूर्ण जो है मिलने से होता है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। तो बोल के देखोगे या रा ला वा। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन इज सही जवाब बनेगा। ठीक है, तो अंतःस्थ जो व्यंजन इनका जो उच्चारण है स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है। या जो है आप देखोगे बोलकर तो या यानी तालव्य व्यंजन होगा। रा जो है आपका मूर्धन्य व्यंजन है। ला जो है दांत है ना, दंत व्यंजन होगा। दांत और ओंठ को मिलाकर वाह है ना, तो दंत्योष्ठ व्यंजन है ये। तो या रा लावा जो है ये अंतःस्थ व्यंजन है। ऑप्शन ही राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर कौन सा होगा? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ई वड़ा आ दिया हुआ है ना, आ दीर्घ स्वर है। ऊ जो है यहाँ पर ह्रस्व स्वर होगा। ऊ कैसा है? ह्रस्व स्वर है। ए दिया हुआ है तो ए भी क्या है? संयुक्त स्वर होगा है ना, ये आ प्लस ई ये संयुक्त स्वर है। ओ भी आपका संयुक्त स्वर है ना, तो आ प्लस ऊ को मिलाओगे तो ये आपका संयुक्त स्वर है। ये आपका कौन सा है? ये ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह। तो कोष्ठक में जो दिया गया चिन्ह है ये इसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है उद्धरण चिन्ह है ना। तो उद्धरण चिन्ह आप जानते हो, उद्धरण चिन्ह आपका इस प्रकार होता है ना, ऊपर की तरफ लगाओगे आप इस तरह लगता है, उद्धरण चिन्ह होंगे। तो उद्धरण चिन्ह हो गया आपका है ना। अब जैसे ये लिखा है तो उद्धरण चिन्ह कैसे होता है? ऐसे होगा या इस प्रकार होगा। अल्प विराम का चिन्ह जो है वो आपका इस प्रकार होता है। निर्देशक चिन्ह कैसा होगा? तो निर्देशक या तो आपका योजक निर्देशक होगा। अर्धविराम का चिन्ह आपका यहाँ पर दिया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। प्रदुमन शब्द की शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। प्रदुमन शब्द की शुद्ध वर्तनी यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा प्रद्युमन। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। अगला है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? किस शब्द की वर्तनी सही है? पहला दिया है खलिहान, तो इसकी शुद्ध वर्तनी होती है खलिहान होगा, शुद्ध वर्तनी होगा खलिहान। ठीक है। कार्तिक भी गलत है, तो कार्तिक आपका शुद्ध वर्तनी होता है, ता पर जो है छोटी ई की मात्रा होगा, कार्तिक शुद्ध वर्तनी है। कौतूहल यहाँ पर सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। गिरजा दिया हुआ है, गिरजा होता है शुद्ध वर्तनी, क्या होगा? गिरिजा शुद्ध वर्तनी यानी कि आप जिसका जो है कोई मीनिंग निकले, अर्थ निकले। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण आपको बताना है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। भाववाचक बात तो संज्ञा क्या है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। और संज्ञा जो है आपका विकारी हो सकता है। ठीक है, विकारी होता है। तो संज्ञा को विकारी माना जाता है क्योंकि इसमें लिंग, वचन और कारक के साथ परिवर्तन हो सकता है। संज्ञा के अगर भेद की अगर बात करोगे तो सामान्यतया जो है वो 5 भेद बताए गए हैं। कितने? 5 भेद हैं। जैसे कि आपका व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, जैसे कि राम है ना, गंगा है, प्रयाग है, ये व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक दूसरा है आपका, जैसे कि मनुष्य जाति है, घोड़ा की जाति हो गई, पहाड़ हो गए, ये सब जाति हैं। नदी हो गई तो नदी एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है। वहीं पर अगर गंगा नदी हो जाएगी तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाववाचक हो जाएगा तीसरा, तो भाववाचक यानी कि जैसे गर्मी है ना, बुढ़ापा है, लंबाई है, मिठास है, तिताई है, ये सब की भाववाचक संज्ञा होगी। चौथा जो है आपका समूहवाचक हो जाता है,
जैसे कोई सभा हो गई, दल है ना, समिति हो गई। इसके अलावा पांचवी जो होगी आपकी वो द्रव्यवाचक। द्रव्य यानी जैसे कि आपका लिक्विड यानी पानी हो गया, आपका घी है, चांदी है, ये सब आपके द्रव्यवाचक में आते हैं। तो ये मुख्यतया जो है 5 भेद हैं। वैसे जाति और लिंग के आधार पर अगर देखोगे तो पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग हो जाता है, वचन के आधार पर एक वचन अनेक वचन बहुवचन हो जाता है, इस तरह आप देखते हो। विभक्ति के आधार पर 7 तरह के देख लोगे है ना, तो ये सब है चीज़ें। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कौन सा होगा? उदाहरण, यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा सूक्ष्मता, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। तो सूक्ष्मता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा यानी कि वह शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा, मिठास, मधुरता इत्यादि सब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? पहला दिया हुआ वाक्य कि महादेवी छायावादी कवयित्री हैं। तो यहाँ पर कवयित्री अपने आप में शुद्ध वर्तनी है, तो पूरा वाक्य ही क्या है? अशुद्ध हो गया। तो महादेवी छायावादी जो है वो कवयित्री होना चाहिए था। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी क्या होता है? कवयित्री होगा। तो अब यहाँ पर ये लिखा होता तो सही होता, इसलिए पहला गलत हो गया। जब भी आप आओ मुझे मिलें, तो जब भी आप आओ है ना, आप आओ मुझे मिलें, यहाँ पर होना चाहिए था मुझसे। क्या होना चाहिए था? जब भी आप आएँ मुझसे मिलें। अब आओ की जगह क्या होना चाहिए? आएँ। तो जब भी आप आएँ मुझसे मिलें सही होता, इसलिए गलत हो गया। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। तो दर्शन यहाँ पर आप जानते हो बहुवचन, तो यहाँ पर आपके होना चाहिए। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, तब ये सही होता है, इसलिए गलत है। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा है, बिल्कुल सही है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है वीणा जल्दी आ। वीणा जल्दी आ में विधेय विस्तारण क्या है? वीणा जल्दी चली आ में विधेय विस्तारण होगा यहाँ पर जल्दी चली आ। तो जल्दी चली आ गए जल्दी, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है कि ये किस क्रिया के उदाहरण हैं? ये किस क्रिया के उदाहरण हैं? पहला यहाँ पर दिया है सुरेश ने फल खरीदे। दूसरा है कि राम ने रावण को मारा। सुरेश ने फल खरीदा, खरीदा क्या है? तो खरीदा यहाँ पर क्रिया है। किस क्रिया के उदाहरण है? तो जहाँ पर जो है जो क्रिया है यानी जो क्रिया का प्रयोग है वह कर्म की प्रधानता से हो रहा है। यहाँ पर खरीदा जा रहा है, फल लिखा है तो खरीदना है, तो फल खरीदे जाने की बात की जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर आपका यानी जहाँ पर प्रयोग में कर्म की प्रधानता होगी उसको आप सकर्मक क्रिया कहोगे। तो पहले में सकर्मक है, तो ऑप्शन यहाँ इस तरह ही दिया है, तो ये भी आपका राम ने रावण को मारा। मारा किसको है? रावण को। तो यहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बनेगा। तो दोनों के दोनों उदाहरण हैं सकर्मक क्रिया के। अगला है कि निम्नलिखित में से उस समूह को चिन्हित करना है जिसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन सही रूप से किया गया है। तो कवि दिया हुआ है, सम्राट है, नेता है और विधुर है। इन सभी का आपको स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है ना, बाकी किसी में कवयित्री है नहीं तो आप ऐसे एलिमिनेट कर ले जाएंगे। बाकी सम्राट का सम्राज्ञी होगा, नेता का नेत्री होता है और विधुर का स्त्रीलिंग विधवा होगा। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है वह चम्मच से चावल खाता है। वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच में से कौन सा कारक है? चम्मच में कौन सा कारक है आपको बताना है। तो कारक क्या होता है आप जानते हो, पढ़े होंगे। तो कारक यानी जो संज्ञा या सर्वनाम जो होता है, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा उनका क्रिया से संबंध सूचित हो, किससे? क्रिया से संबंध सूचित हो, उस रूप को कारक कहते हैं। तो चम्मच से खाते हैं है ना, चम्मच से है तो कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण के लिए, तो करण यहाँ पर होगा से। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका ई सही जवाब बनेगा। तो आप कह सकते करण यानी जिसकी सहायता से क्या है कार्य संपन्न हो रहा है। तो चम्मच से जो है वो संपन्न हो रहा है, खाना खाया जा रहा है, तो करण कारक होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द। तो पहला दिया है कंगन। कंगन एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है कंकड़। इसका तत्सम क्या होगा दोस्त? कंकड़ होता है।
कचहरी दिया है, कचहरी एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है वो होता है कृत्य गृह। क्या होगा? कृत्य गृह होता है, कृत्य गृह। कुक्कुर, कुक्कुर अपने आप में एक तत्सम शब्द है, तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी, तो कुत्ता कुक्कुर। अगला यहाँ पर दिया है कछुआ, कछुआ अपने आप में एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है कच्छप, तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था, यानी यहाँ पर आपको सहारा का जो समानार्थी होगा यहाँ पर क्या बनेगा? पहला दिया है अविलंब, अविलंब का मतलब होता है विलंबना, यानी कि शीघ्र हो गया, तो अविलंब यानी शीघ्र हुआ। अवलंब होता है मतलब सहारा, है ना, तो यही राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। अमूल्य दिया है, अमूल्य यानी जिसका मूल्य ना हो, अनमोल है। बहुमूल्य, है ना, तो अवसर दिया है, तो यहाँ पर अवलंब जो है वो राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न नंबर है 14 है, राखनहार क्या है? राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है? राखनहार, तो यहाँ पर जो आप देखेंगे धातु, धातु कौन सी है? रख, रखना, ठीक है, तो रख धातु है। अब रख धातु से जो है यहाँ पर ना, कौन सा ना हो गया, और क्या जोड़ा गया है? ना और हार प्रत्यय, ठीक है, तो ना और हार प्रत्यय जो है जुड़कर ये शब्द बना है राखनहार, तो क्रिया से बना हुआ है, रखना एक क्रिया है, तो रख यहाँ पर क्रिया है, तो क्रिया यानी कृत, तो कृत से बना है ये, यानी कृदंत, ठीक है, तो क्रिया यानी कृत से बने जो शब्द होते हैं वो कृदंत होंगे, तो यहाँ पर कृदंत प्रत्यय होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला है स्थावर, स्थावर का विलोम शब्द है स्थावर, स्थावर का विलोम होता है जंगम, जंगम आपके ऑप्शन में है नहीं, स्थावर का विलोम जंगम, तो राइट आंसर ऑप्शन ई सही जवाब है। सचल या चल, इसका विलोम होगा अचल, अचल होता है। चंचल दिया है, तो चंचल का विलोम होगा स्थिर, स्थिर या एकाग्र। चेतन है, तो इसका विलोम होता है जड़, तो जड़ का चेतन होगा, क्या होगा? जड़ का चेतन। अगला है कि इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? आगार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आगार का पर्यायवाची यहाँ पर घाम नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है। शेष जो दे रखे हैं वो आगार की पर्यायवाची है। घर होता है, सदन है, भवन है, धाम होता है, यहाँ पर घाम लिखा है ना, तो आवास दिया है, निकेतन है, आयतन है, निलय, आलय है, मंदिर, आवास, ये सभी आगार के जो है पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है, इति और ईति का सही अर्थभेद आपको बताना है। इति और ईति का सही अर्थभेद। इति सिद्धम, इति का मतलब क्या हुआ? समाप्ति होता है, खत्म, तो इति हो गया यहाँ पर समाप्ति, और ईति का अर्थ होगा यहाँ पर विघ्न, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? यहाँ पर दिया हुआ है अनिल, अनिल आप जानते हो ये हवा का पर्यायवाची होता है, तो यहाँ पर अनिल का हवा दिया गया है। आग पावक अनल हुताशन, तो आग का है ये अर्थ। अवलंब का मतलब क्या हुआ? सहारा होता है, तो अवलंब का सहारा बिल्कुल सही है। अविलंब का मतलब होता है शीघ्र, यहाँ पर विलंब दिया है जो कि आपका गलत होगा, तो यही आपका राइट आंसर बनेगा। आवरण यानी ढकना, ढका हुआ हो गया आवरण। आभरण का मतलब होता है आभूषण, ये भी सही है। अपेक्षा, अपेक्षा नीक्षा है, उपेक्षा यानी लापरवाही कर रहे हो, तो ये भी सब सही है बाकी। अगला है, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द क्या होगा? किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अर्थात अनुयायी होगा, ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आंसर है, ठीक है। अनुभवी दिया है, यानी वह प्रयोग जो प्रयोग यानी अध्ययन द्वारा अनुभव प्राप्त किया अनुभवी होगा। अनाहूत, आहूत, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सद्भावना, सद्भावना दिया है, इसका आपको संधि विच्छेद क्या होगा बताना है। सद्भावना, सद्भावना, तो यहाँ पर जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सत प्लस भावना, सत प्लस भावना, ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आंसर है। तो ये संधि का उदाहरण होगा, तो व्यंजन संधि का उदाहरण है,
तो यहाँ पर जो है जो संधि विच्छेद किया गया है, जो पूर्व पद है निषद त्यंत में आप देख रहे हैं कि अगला प्रश्न समास का है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास नाम जो है वो सही है। सज्जन दिया है, सज्जन यानी अव्ययी भाव समास बताया गया है। तो सज्जन जो है आप जानते हो यहाँ पर कर्मधारय होगा, कर्मधारय समास है ना। कर्म समास 6 प्रकार के हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए। अष्टाध्यायी यहाँ पर दिया है, द्वंद्व समास बताया गया जो कि गलत होगा। संख्या आ रही है, द्विगु समास होगा यहाँ पर। यथामति, यथामति यहाँ पर आपका कर्मधारय समास बताया गया है, यहाँ पर होगा अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव है। शरणागत, तो शरणागत में यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास है जो कि सही है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी सही जवाब बनेगा, क्योंकि तत्पुरुष समास में जो बाद का पद होता है यानी उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है और जो पूर्व पद है वो गौण होगा। शरण आगत, आगत, तो यहाँ पर जो बाद का पद है वो प्रधान है, तत्पुरुष होगा। तो 6 समास अच्छे से पढ़ लीजिए, बड़ा आसान है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प में, निम्नलिखित जो विकल्प दिए इनमें से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। मिश्रित वाक्य यानी जब जैसे कि कोई वाक्य दिया है तो एक से अधिक वाक्य अगर मिलो, लेकिन उसमें जो एक प्रधान उपवाक्य है और शेष जो होंगे वो आश्रित होंगे उपवाक्य पर, तो उसी को आप मिश्र वाक्य कहोगे। पहला दिया है जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी। जब मैं छोटी थी तो मेरे ही ऊपर डिपेंड, और जब मैं छोटी थी तब मैं साइकिल चलाती थी। कब, जब। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है दोस्त, रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, जो कि ऑप्शन में है नहीं। ऑप्शन यहाँ पर ई सही जवाब बनेगा। निर्वेद दिया हुआ है, निर्वेद जो है ये शांत रस का स्थायी भाव होता है, शांत रस का। हास्य दिया है तो ये हास्य रस का होगा स्थायी भाव। क्रोध दिया हुआ है, क्रोध तो रौद्र रस का स्थायी भाव होगा क्रोध। विस्मय, तो विस्मय होता है अद्भुत, ठीक है, अद्भुत का जो है ये विस्मय जो है स्थायी भाव होगा। किस रस का स्थायी, अद्भुत। वैसे रस आप जानते हो 9 तक पढ़ोगे। कितनी है रसों की संख्या, जो सर्वमान्य है वो 9 है। श्रृंगार रस है स्थायी भाव रति होगा। हास्य का रहास होता है, करुण होता है, तो करुण का जो है वो शोक होगा। रौद्र का क्रोध होगा। वीर का जो है उत्साह है। भयानक का भय होगा। बीभत्स का जुगुप्सा होता है, बीभत्स जो रस है उसका होता है जुगुप्सा। आगे बढ़ते हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी रूपक अलंकार। रूपक अलंकार यानी जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है, अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है। चरण कमल बंदो हरिदाई। अगला ऑप्शन अंगद का पैर होना, अंगद का पैर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अंगद का पैर होना, तो अंगद का पैर होना अर्थात इस मुहावरे का सही अर्थ बनेगा प्रतिज्ञा जिससे कभी न डिगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका ही सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड के नाम से प्रकाशित समाचार पत्र जो कि हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला भारत का पहला समाचार पत्र था। इसकी शुरुआत होती है 30 मई, कब, 30 मई 1826 को। कहाँ से, कलकत्ता से। तो कलकत्ता से जो है ये साप्ताहिक पत्र के रूप में जो है इसको प्रकाशित किया गया था, शुरुआत की गई थी, जो कि भारत का प्रथम समाचार पत्र है, हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़ना है। गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, 27 से लेकर के 30 यानी 4 प्रश्न, और इनको पढ़कर के आंसर आपको करना है। गद्यांश को पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन को एक सरसरी निगाह से पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं। दूसरा है विषवमन शब्द में कौन सी समास का उदाहरण है। और तीसरा जो प्रश्न है वो है कि पातक शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है। और इसके अलावा तीसवां जो प्रश्न है वो ये है कि मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व कौन सा होगा।
तो आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। सच्ची मित्रता जितनी बहुमूल्य होती है उसे बनाए रखना भी उतना ही कठिन होता है। इस मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यक तत्व है वो सहिष्णुता और उदारता है। शायद यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए क्या होगा? सहिष्णुता और उदारता। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बनेगा। आगे पढ़ते हैं। अगला है, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी रहती ही है। पूर्ण निर्दोष और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति कोई भी नहीं होता। अतः मित्र के अवगुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोष दर्शन और एक दूसरे पर छींटाकशी से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है। आज भौतिकवादी युग है। इस युग में सच्चे मित्र का मिलना वैसे भी कठिन है। अधिकतर मित्र अपना उल्लू सीधा करने के लिए मित्रता का स्वांग रचते हैं और अपना काम बन जाने के बाद अंगूठा दिखाकर चलते बनते हैं। ऐसे मित्र सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विषवमन करते हैं। तो विषवमन जो शब्द है ये इसमें कौन सी समास का उदाहरण यही पूछा गया है अपने के प्रश्न में, प्रश्न नंबर 28 में। विषवमन यानी विष को उगलने वाला, द्विषवमन यानी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। तत्पुरुष समास होगा यहाँ पर। विष से भरे घट, विष से यहाँ पर विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं। यहाँ लिखा है कि मुख पर अमृत वाले यानी पीछे यानी पीठ पीछे भी समान विष उगलते हैं। अतः शास्त्रों का मत है कि ऐसे मित्र मुख पर अमृत वाले विष से भरे घट के समान त्याज्य हैं। कैसे मित्र त्याज्य हैं? कैसे मित्र यानी जो आपके पीठ के पीछे यानी जो सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विषवमन करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। तो ऐसे मित्रों को क्या है? त्याज्य होते। तो 27-28 का आपका आंसर हो गया। पातक शब्द पूछा गया। पातक शब्द का क्या है? आपको विलोम बताना है। आगे पढ़ लीजिए पूरा क्या लिखा है। तो अमृत विष भरे घट समान त्याज्य होते हैं। रामचरितमानस में कहा गया है, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तो तिन ही बिलोकत यानी बिलोकत पातक पाप भारी। तो पाप का पुण्य होगा। तो पातक पाप हो गए तो पातक यहाँ पर पुण्य का होगा। ऑप्शन में है नहीं तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। ठीक है, पातक का मतलब पाप हो गया, पाप का पुण्य होना चाहिए। ऑप्शन में है नहीं। तो इस तरह आपने पूरा का पूरा जो हिंदी का 30 प्रश्न रहा वो आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आपके नए सिलेबस में 5512 और जो आपका 3382 वैकेंसी है, इसके लिए आपका जो सिलेबस है डिफाइन हिंदी 30 की, फिर रीजनिंग और कंप्यूटर 15-15 के, यूपी जीके 20 का और जीके 20 का, टोटल 100 है। तो आइए अब आपके 15 प्रश्न वो रीजनिंग के होंगे। पहला प्रश्न है कि समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपका श्रृंखला दी गई है, श्रेणी है। 98 में अगर 2 जोड़ोगे तो यहाँ पर होगा 200, 200 में 3 जोड़ोगे तो 203 होगा, 203 में 5 जोड़ोगे तो 8 होगा 200, फिर यहाँ पर 7 जोड़ोगे 15, 9 तो यानी कि 9 होगा नहीं, विषम की बात यहाँ पर। अगर कितना जोड़ोगे 15, 10, 26 क्योंकि 11, 26, 15, 25 यानी यहाँ पर 11 आएगा। फिर यहाँ से 11 में अगर कितना जोड़ोगे तो 39 आएगा 26 में, तो 26 3 29 यानी 13 आ जाएगा यहाँ पर। यानी इस टर्म को यदि आप देखेंगे तो 2 केवल 2 से डिविजिबल होगा और 1 से। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या की बात की गई, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होंगे। इसका एक गुणनखंड होगा स्वयं और दूसरा होगा गुणनखंड 1। तो यहाँ पर 2 हो गया आपका अभाज्य संख्या, फिर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11। इसके बाद 11 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी दोस्त? उसी को आप ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 13 के बाद 14 जो कि डिविजिबल होगा, 14 के 15 भी डिविजिबल है, 16 भी डिविजिबल, 17 जो कि 17 केवल और केवल स्वयं से डिविजिबल है और 1 से, तो ये 17 आएगा। तो 17 ऐड कर दो इसमें, वही आपका आंसर होगा। तो 239 प्लस 17 कर दो, कितना आएगा? 39 9 7 16 होगा, 3 4 1 5 होगा, 2 256। राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि गोपी ने विवेक से कहा। किसने? गोपी ने। वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगी? कौन कह रहा है उसको पकड़ लो। गोपी बोल रही हैं
गोपी क्या बोली? विवेक से कह रही हैं कि वह व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? वह जो व्यक्ति है मेरी माँ के, तो गोपी की माँ हो गई, मेरी माँ के इकलौता भाई होगा, भाई, इकलौता भाई का पिता है। अब लो, पिता हो गए, तो भाई का पिता हो, जब इकलौता भाई के पिता है तो उनकी बहन हो गई भाई की, उनकी बिटिया हो गई, उनकी बिटिया की बिटिया गोपी हो गई। तो गोपी और इनके पिता में रिलेशन क्या बनेगा? तो गोपी और इनके पिता में रिलेशन हो जाएगा, यानी गोपी के अम्मा के पापा हो गई है ना। तो यानी कि ये हो गई, भाई अपनी मम्मी के पापा को क्या बोलोगे? नाना। ठीक है, तो कौन बनेंगे? नाना। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बनेगा। अगला है कि उस घन यानी क्यूब का चयन करना है जो निम्नलिखित सीट को रेखाओं की अनुदिश यानी मोड़कर फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता है। तो रेखाओं के अनुदिश आपको मोड़ना है, फोल्ड करना है, और फोल्ड करके कौन नहीं बनाया जा सकता है। फोल्ड करोगे तो ये इसके लिए आ जाएगा, ये इसमें आएगा, नहीं बनाया जा सकता है, दिया है। तो इसको अगर मोड़ोगे आप, चलिए ऑप्शन देख लिया। पहले अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर 4 है, 4 की बगल 1 है, चलिए ये हो गया। इसके बाद आपका 4 5 होगा, 4 5 हो जाएगा। इसके बाद आपका ये इधर है, तो आपका यहाँ पर ये दिया, इधर 1 आएगा, जबकि आपका जो ये है इसका विपरीत दिशा ये बन रहा है, जो कि विपरीत दिशा क्या है, नहीं होगा। तो अनुदिश मॉडल फोल्ड नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर है यहाँ पर 34 है। दी गई जानकारी को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्न का सही उत्तर देना है। अपने घर से कौन गीता? गीता अपने घर से पूर्व में 80 किलोमीटर गई। गीता यहाँ से चलती है, घर है इसका, ठीक है। अपने घर से कितना जा रही हैं? ये 80 किलोमीटर। कितना दोस्त? 80। चलिए 80 किलोमीटर चली। इसके बाद क्या है? 80 किलोमीटर अपने घर से ये पूरब की ओर चलती है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ गई और 20 किलोमीटर की दूरी तय की। उत्तर की ओर मुड़ती हैं और 20 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। फिर क्या हुआ? फिर वह पूर्व की ओर मुड़ गई और 20 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर 20 किलोमीटर ही पूर्व की ओर चलती हैं, कितना? 20। इसके बाद फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ गई और 80 किलोमीटर की दूरी तय की। अब ये दक्षिण की ओर मुड़ती हैं और 80 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं, कितना? 80। यहाँ तक पहुँचती हैं, 80 किलोमीटर की दूरी तय की। इसके बाद क्या हुआ? अंत में वो पश्चिम की ओर मुड़ी और उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की, यानी पश्चिम की ओर मुड़ती हैं और 20 किलोमीटर की दूरी फिर तय करती है। और यहाँ से यहाँ तक की आपको दूरी यानी बताना है, ठीक है। तो शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर, ये जो आपको दूरी है इसको निकालना है, ये आपको बताना है कितना होगा। अब यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, ये पूरा आप मिला दीजिए, इसको मिलाएंगे। जब ये पूरा का पूरा जो दिया है ये 80 है, पूरा का पूरा 80 है, और यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 20 है। तो ये जो पूरा बचेगा ये कितना होगा? 80 - 20 करोगे कितना आएगा? 60 आएगा। तो 80 - 20 होगा, तो ये हो गया पूरा आपका कितना? 60, ठीक है, ये है 60। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, ये आपको मिल गया 60, और ये है आपका 80, और ये आपका कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, जो आएगा अंडर रूट में आंसर हो जाएगा। तो 8 × 8 = 64, 6400 ले लो और 3600 ले लो। ये बनेगा कितना? ये बनेगा आपका 6 3 9 1 10 3 10,000। 10,000 का आप स्क्वायर करोगे तो वर्गमूल ले लोगे तो आएगा कितना? 100। तो 100 आपका राइट आंसर, यहाँ पर आंसर आपका सही जवाब बन जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो हम आप वर्ष को अगर देखेंगे, अगर वर्ष आपका कौन सा है, लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर यानी कि आपका जो 4 से डिविजिबल हो, 366 दिन का, तो 365 दिन का है ये। तो अगर लीप ईयर नहीं है तो जनवरी का जो पहला दिन होता है रविवार, वही आपका अंतिम दिन होगा उस साल का। तो जब अंतिम दिन 31 दिसंबर 2006 होगा रविवार, तो 1 जनवरी 2007 क्या होगा? 1 जनवरी 2007 को होगा सोमवार, ठीक है। कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। अब 2007 भी आपका कौन सा वर्ष है? लीप ईयर नहीं है, तो यानी कि जो 31 दिसंबर 2007 होगा सोमवार होगा, और 1 जनवरी 2008 क्या होगा?
2008 हो जाएगा मंगलवार। इसी तरह जो है 2009 भी होगा, लीप ईयर नहीं है तो मंगल का बुध हो जाएगा। कौन होगा? बुधवार होगा, बुधवार। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 2008 तो आपका लीप ईयर पड़ रहा है, तो यहाँ पर मंगल का हो जाएगा बुध। क्या हो जाएगा? ठीक है, बुधवार होगा। तो इस साल का अंत बुधवार होगा और अगले साल का जो पहला दिन होगा जनवरी 2009 का, वो हो जाएगा बृहस्पति, यानी गुरुवार हो जाएगा। गुरुवार हो गया, बृहस्पतिवार 2009 का। तो देखते दिसंबर 2009 भी क्या है आपका लीप ईयर नहीं है, तो इसलिए आपका गुरुवार होगा। और 1 जनवरी 2010 को आपका कौन सा अगला दिन हो जाएगा, यानी कि गुरुवार, यानी बृहस्पतिवार शुक्र आएगा। तो शुक्रवार आपके ऑप्शन में है ही नहीं। कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। ऑप्शन यहाँ पर ई राइट आंसर बनेगा, शुक्रवार होना चाहिए था। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जो दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से काफ़ी मिलता जुलता है। दर्पण प्रतिबिंब से, तो जब आपको पेपर मिलेगा तो आप उसको लेफ्ट राइट करके देख लीजिएगा ना, पलट कर देखेंगे। अगर जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो उल्टा बनता है, तो आप उलट करके पेपर को बदल के देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा लेफ्ट राइट, यानी दायां का बायां हो जाता है, बायां का दायां होगा। तो जो प्रतिबिंब बनेगा आपका, जो रखोगे अगर यहाँ प्रतिबिंब बनाओगे तो ए का तो यही आ जाएगा इधर, ई का जो है आपको ऐसे उल्टा दिखने को मिलेगा, इधर लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट। आर जो दिया है प्रतिबिंब अगर शीशे में देखोगे तो आर का जो है आपका बन जाता है इसे करके उल्टा। ठीक है, तो ए आर, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट आंसर आपका ऑप्शन यही सही जवाब बनेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला है, यदि नॉर्मल को लिखा जा रहा है, क्या नॉर्मल को RPN LVM के रूप में कोडित किया जाता है, तो इसी तरह आपको गैदर को क्या कोड होगा बताना है। तो 6 इधर भी हैं और 6 जो कैलकुलेटर है ये भी है। अब यहाँ पर देखो, ओ का यहाँ पर P हो गया है, ओ का क्या है? P है, तो MNOP है ना, ओ का P है यानी +1 है। तो यहाँ पर इसी तरह ए का क्या होगा दोस्त? ए का हो जाएगा B, दूसरे नंबर पर क्या आएगा? B। तो B यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, ये अपने आप कट गया, इसको हटा दो। ठीक है, ए का यहाँ पर B हो रहा है, ए का B होगा, ये तीसरा हो गया, चौथा, पाँचवा, छठा। तो यहाँ पर होगा क्या आपका B। तो ए का B हो रहा, तो यहाँ पर पाँचवा ई का क्या हो जाएगा? ई का हो जाएगा F। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्त? F। तो यहाँ पर भी F है, यहाँ पर भी F है, यहाँ पर F नहीं, इसको हटा दो। यानी यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं ये सेम शेप आ रहे हैं, सब सेम इसमें है, इसमें भी यही आपका सेम, बस यही आपका डिफरेंस जो तीसरा अक्षर ही आपको पकड़ना है। यदि आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो सिंपल सा आप लिख लीजिए, नॉर्मल लिखिए, MAL लिखिए, इसके बाद आप टुगेदर वाला यानी गैदर वाला लिख लीजिए, GAT लिख दीजिए, HER लिखिए। इसी तरह ए यहाँ पर O का P होगा, है ना, O का P है, O का P है, देखेंगे तो A प्लस हो रहा है, A प्लस यहाँ पर B करो, इधर N कर दो और इधर R कर दो। इसी तरह यहाँ पर M आ जाएगा, इधर L लगा लो। इसी तरह इसका A का B कर लो, इधर G कर लो, इधर T कर लो, इधर H कर लो, इधर जो है आप R कर लो और E का F कर लो। क्या बन रहा है? TBGRFH, TBGRFH। ऑप्शन यहाँ पर ही राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करके चुनें कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष दिए गए कथन का अनुसरण करता है। कथन क्या है दोस्त कि मनी दिए हैं, मनी को गुड़िया पसंद है। मनी को क्या है? गुड़िया पसंद है। तो इसका निष्कर्ष निकाल है, जब मनी को गुड़िया पसंद है तो मनी को वीडियो गेम पसंद है। वीडियो गेम कहाँ गया? गुड़िया पसंद है। मनी को घुड़सवारी से नफरत है। ये सब बात ही नहीं कही गई कथन में, तो निष्कर्ष कैसे निकाल लिया इन्होंने? तो कोई भी निष्कर्ष जो है वो अनुसरण नहीं कर रहा। ऑप्शन यहाँ पर ये राइट आंसर आपका बनेगा। अगला प्रश्न है, दिए गए कथन प्रश्न को और उसके बाद 1 और 2 तर्कों को पढ़ना है। दिए गए तर्कों पर विचार करना है, निर्धारित करें कि उनमें से कौन सा मजबूत तर्क है। प्रश्न दिया है, क्या गणेश को एक नई मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए? तर्क क्या दिया है कि क्या गणेश को, प्रश्न है क्या गणेश को एक नई मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए? तर्क दे रहे हैं खरीदनी चाहिए तो हाँ, गणेश की पुरानी मोटरसाइकिल है जिसे वो पिछले 15 सालों से जोत रहा है, अपने कार्यालय जाने के लिए उपयोग कर रहा है। उसी मोटरसाइकिल से आने जाने में अक्सर परेशानी हो रही है।
तो ये तर्क हो सकता है आपका सही बिल्कुल। इसलिए नई साइकिल को नई मोटरसाइकिल गणेश खरीदनी चाहिए। ये आपका तर्क जो है बिल्कुल सही चल रहा है। आगे देखो लिखा है, दूसरा तर्क दे रहे हैं, नहीं नई मोटरसाइकिल खरीदो ना प्रदूषण की मौसम जो मौजूदा समस्या उसको बढ़ा देगा। तो ये कोई मजबूत तर्क नहीं है आपका। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा केवल तर्क एक मजबूत है, यानी ऑप्शन ही सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर है आपका 40। प्रश्न है कि निम्नांकित सूचना को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। सूचना क्या है कि दिल्ली में नौसेना मुख्यालय में मुख्य सुरक्षा अधिकारी पुरुष पद का जो है वो रिक्त है। चयन की आवेदकों को निम्नांकित शर्तों को पूरा करना होगा। यानी जो पद यहाँ पर निकला है नौसेना मुख्यालय में मुख्य सुरक्षा अधिकारी के लिए पुरुष पद का है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है शर्त क्या है कि आवेदक 1 नवंबर 2003 को 35 से 40 वर्ष की आयु समूह में आना चाहिए। ये केवल जो है पेपर लेंदी बनाने के लिए प्रश्न दिए। आवेदक यदि SC/ST वर्ग से आता है तो ऊपरी आयु सीमा में उसको छूट देकर 44 वर्ष तक माना जाएगा। आवेदक स्नातक होना चाहिए और एक सेवारत कर्मचारी होना चाहिए। स्नातक होना चाहिए और एक सेवारत यानी रिटायर जो कर्मचारी वो होना चाहिए। अगली क्या शर्त है, दोनों शर्तों यानी उपरोक्त जो 2 शर्त दिए उनको पूरा करने वाले आवेदक लिखित जांच में बैठेंगे और उसे उत्तीर्ण करना होगा। तो ये जो ऊपर दिए इनको पूरा करें, उसके बाद जांच में बैठें, परीक्षा जो होगी उसके बाद उत्तीर्ण करें परीक्षा। फिर जो आवेदक लिखित जांच उत्तीर्ण करेगा, रिटन जो परीक्षा होगी रिटर्न, तो उसको उत्तीर्ण करने के बाद उसे एक मेडिकल शारीरिक जांच भी होगी और मेडिकल चेकअप भी में भाग लेना होगा। जो आवेदक मेडिकल रूप से फिट पाया जाएगा वह अंतिम साक्षात्कार के लिए जाएगा और अंतिम चयन के लिए उस साक्षात्कार को उत्तीर्ण करना होगा। अगली कंडीशन क्या दिया है कि एक आवेदक जिसने पहले किसी सुरक्षा अधिकारी के रूप में काम किया है उसे अंतिम साक्षात्कार के लिए सीधा चयन बोर्ड के पास भेजा जाएगा। फिर अगला है कि जो आवेदक उपरोक्त शर्तों को पूरा न करते हैं उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ठीक है। अब क्या है कि 1 नवंबर 2003 को श्री जे की आयु जो है वो 37 वर्ष है। ठीक है, 35 से 40 मांगा ही था, 37 वर्ष है, अच्छी बात है। फिर उन्होंने मेडिकल चेकअप के पास कर लिया और वो अंतिम साक्षात्कार पास नहीं कर सके। भाई जब मेडिकल चेकअप हो गया सब हो गया, लेकिन जो अंतिम साक्षात्कार है वो पास ही नहीं कर सके, तो उनके पास केमिस्ट्री में MSc की डिग्री है, उन्हें चयनित किया गया? बिल्कुल नहीं। MSc डिग्री कोई बात ही नहीं कहेगी स्पेशल, है ना। तो 37 वर्ष रहे, सब कुछ हो गया, लेकिन साक्षात्कार इंटरव्यू जो है पास ही नहीं कर पाए, तो चयनित कहाँ होंगे? चयनित किया गया? नहीं। अस्वीकृत कर दिया गया? बिल्कुल। चयन बोर्ड के पास भेजा गया, आंकड़े पूरे नहीं हैं, उपयुक्त में से कोई ऑप्शन यहाँ भी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न नंबर 41 है। निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। तो ABCDEFGH है, एक गोलाकार टेबल के चारों ओर इनको बैठाना है और प्रत्येक व्यक्ति के केंद्र की ओर मुंह करके इनको बैठाना है। ठीक है, गोलाकार टेबल है। अब यहाँ पर देखिए आप कंडीशन क्या क्या दी हुई है बैठने की। यच जो है ई के दाईं ओर से तीसरा है। यच जो है कौन? यच को ले लेते हैं, सब अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं यानी टेबल की ओर। तो ई के दाईं ओर से तीसरा है, दाईं ओर ई का जो है से दाईं ओर तीसरा होगा। ये तो अगर हम ई को यहाँ ले लें तो दाईं ओर से, अब अगर आप देखोगे तो दाईं ओर से अगर देखोगे ई का, तो ये हो जाएगा आपका पहला कोई व्यक्ति होगा, दूसरा होगा, इसके बाद यच जो हो जाएंगे वो तीसरे होंगे। और डी का निकटतम पड़ोसी यानी डी के अगल ही बगल है, चाहे दाएं हो या बाएं हो, जो ई दिया है। ठीक है। अब ई सी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर बीच में होगा, आप यहाँ पर सी ले लो, आप सी के दाईं ओर से जो दूसरा है वो ई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई होगा कि दाएं ओर जस्ट। अब डी को चाहे इधर बैठा हो चाहे उधर, अभी पता नहीं कन्फर्म। अब देख लो बी जो है वो जी के ठीक बाईं तरफ है, तो ना तो अभी आपको जी दिख रहा है कहीं, तो डी के ठीक बाईं तरफ बैठाओगे। अब डी, ठीक है, डी बी के दाईं ओर से दूसरा है। अब यहाँ पर जो डी है वो बी के बाईं ओर से, बाईं ओर। अब यहाँ पर आप बी ले लो, अब बी के बाईं ओर से ये पहले हो गए और ये दूसरे हो जाएंगे कौन? डी। तो डी जो है वो बाईं ओर से दूसरा है, जो यफ के दाएं से चौथे स्थान पर है, यफ के। इसके बाद जब बी यहाँ पर बैठ गया है तो जी को भी बैठा दो, क्योंकि बी जो है जी के ठीक बाईं तरफ है, ठीक बाईं तरफ है, तो जी यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाईं तरफ ठीक है बी होंगे। तो आप देख लो यच ई के दाईं ओर से तीसरा है। ठीक है, डी का निकटतम पड़ोसी हो गया, ई जो है सी, ई जो है वो सी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ये भी हो गया। इसके बाद डी जो दिया है वो जो यफ के दाएं से चौथे स्थान पर है, यानी यफ हो गया। इसके बाद ए आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा, क्योंकि 7 हो गए तो यफ यहाँ ए आ गया। अब ए से, ए के जो है बाएं से पाँचवां, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां यानी डी।
राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका में लुप्त संख्या आपको बताना है। तो लुप्त संख्या यहाँ पर 5 दिया है, ये 16 है आपका, ये 109 हो गया आपका, ये 6 है, ये 2 है, ये डबल 2 है ना, ये 21 है, 53 है, 19 है, 15 है, 51 दिया है, 17 दिया है। ये क्या है? 17 है, 51 है, 48 है और ये आपका 13 है। यही पूछा गया है क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लगाइए दिमाग। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यदि आप 16 का स्क्वायर करेंगे माइनस जो है आप 6 का स्क्वायर करेंगे, इसी तरह यहाँ पर आप यदि 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 16 कितना होगा? 256। 256 माइनस 36, 256 माइनस 36 बराबर कितना होगा? 200। इसके बाद है 5 25, 4 चौक 16, यानी इसका जो डिफरेंस आएगा वो 9 आएगा। माफ़ कीजिए, 5 25 और 4 चौक 2 दूनाई 4, तो 25 में से 4 कितना जाएगा? 21, तब भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एक काम करिए, यहाँ पर 9 आ रहा है, तो यानी 5 का अगर आप स्क्वायर करोगे 5 और यानी 3 तरीका 9, 5 और 2, तो 5 माइनस 3 कर दो, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 3 तरीका 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और 16 माइनस 6 यानी 10 100, ठीक है, और दोनों उठा के जोड़ दो तो 109 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर भी आप करोगे। 22 में से 15, 22 में से 15 गई 7, 7 का स्क्वायर कर दो, 49 आ जाएगा। कितना? 49 और 49, फिर 19 और ये 21 और 19 का डिफरेंस कितना होगा? 2, 2 दूनाई 4 कर दोगे तो 19 4 53 आ गया ये पूरा। इसी तरह यहाँ पर भी हो गया 100 प्लस ये 9 है ना, 109 हो गया। इसी तरह आप यहाँ भी कर लोगे। 17 और 13 का डिफरेंस कितना होगा? 4, 4 चौक कितना होगा? 16, 16 हो गया। फिर प्लस आप कर लोगे 48 51, 3 तरीक का 9, यानी 3 तरीक का 9 कर लो, 16 9 कितना हो जाएगा? 25। 25 ऑप्शन में है नहीं, राइट आंसर ऑप्शन ही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला है कि अगला प्रश्न है, यदि NUPKIM शब्द को सुलझाया जाता है, यदि आप इसका मीनिंग निकालेंगे तो फल या सब्जी का नाम बन सकता है, जो उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? पम्पकिन। ठीक है, तो यहाँ पर पम्पकिन हो जाएगा, PUMPKIN। इसका मतलब जानते हो? कोहड़ा या कद्दू। ठीक है, कद्दू हो गया। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या बनेगा? लास्ट में क्या आ रहा है? आयन, ऑप्शन ही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 4 विकल्पों में से आकृति मैट्रिक्स को पूरा करना है, तो करने वाली एक उपयोग का चयन का आपको करना है। कौन सी आकृति यहाँ पर आएगी? तो इसमें आप देख रहे हैं ये बना, फिर ये हो गया, फिर ये बन के दोनों। ठीक है, इनको भी उठा के जोड़ दो। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है रीजनिंग का कि निम्नलिखित प्रश्न के 5 संभावित उत्तर दिए गए हैं। उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। संभावित उत्तर दिए गए हैं, तो ये जो उपयुक्त होगा यहाँ पर दिया है, आपकी कार में यात्रा करते समय कुछ लोग आपको रास्ते में रोकते हैं और आपसे एक घायल बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए कहते हैं, तो आप क्या करेंगे? उन्हें पहले पुलिस को बुलाने के लिए कहेंगे, कार से बाहर निकले हों, किसी अन्य व्यक्ति से बच्चे को कहने के लिए मदद करेंगे ले जाने के लिए, उन्हें अपना रास्ता छोड़ने, रास्ते हटो, बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाएंगे। यही आपका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब बनेगा। तो इस तरह आपके 45 प्रश्न जो है तक हो गया पूरा आपका हिंदी का और रीजनिंग का। अगला 46 नंबर है जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है जीके का, जो 20 प्रश्न देखने को। प्रश्न है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे, राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी, दंती दुर्ग दंती बर्मन। और राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वह थी मान्यखेत। मान्यखेत कहाँ मिलेगी आपको? ये आपको सोलापुर महाराष्ट्र में। और जो आपका एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण ही राष्ट्रकूट शासक जो थे कृष्ण प्रथम, उन्होंने जो है ये करवाया था। अगला प्रश्न है, अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी,
रामानंद। स्वामी रामानंद जो कि मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संत थे, उन्होंने राम भक्ति की धारा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया था। और इनके बारे में कहा जाता है कि वह ऐसे आचार्य जो है वे हैं जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का जो है प्रचार प्रसार किया तथा अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का सबसे पहले प्रयोग उन्होंने ही किया था। और उनके बारे में प्रचलित कहावत है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाई माँ रामानंद। अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? हस्तलिखित मूल जो भारतीय संविधान रहा है, राइट आंसर यहाँ पर बनेगा प्रेम विहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब है। तो ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा रहे हैं और इन्होंने लेखन जो कार्य था वो मुफ्त में किया था। बस इसके बदले इन्होंने कहा था जो अपना नाम है ना वो प्रत्येक पन्ने पर इनका नाम होना चाहिए। तो इन्होंने जो है, जबकि जो संविधान का पन्ना रहा तो संविधान के पन्नों को सजाने का जो काम था वो शांति निकेतन के जो है कलाकारों ने जो है वो दिया था। अगला प्रश्न है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताना है जिसे द ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। द ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम आपको बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा शिवनेरी किला। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है। तो जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है उसी में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का जो नाम है वो शिवनेरी किला है जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते जो सह्याद्री, जिसे कि आप सह्याद्री को ही क्या पश्चिमी घाट के नाम से भी जानते हो, पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है सह्याद्री को। ये भारतीय राज्यों जैसे तमिलनाडु हो गया, आपका केरल है ना, कर्नाटका है, गोवा है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है। तो ये जो पर्वत श्रृंखला यहाँ से गुजरती है। अगला प्रश्न है, स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो बीपी मशीन यानी ब्लड प्रेशर। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए रक्तचाप। अगला प्रश्न है कि वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था किसने? हर्षवर्धन ने। तो आजकल यहाँ पर मेला भी लगा, अपना कुंभ चल रहा प्रयाग। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होना चाहिए? प्रयागराज। तो प्रयाग अगर होता तो राइट आंसर होता। तो प्रयाग वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। और ऐसा कहा जाता है कि वह हर 5वें वर्ष प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे तथा भारी दान भी करते थे। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? वर्ष है 1809 ईस्वी। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि जो है वो राजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। इस संधि पर मेटकॉफ रहे हैं और रणजीत सिंह, इन दोनों ने हस्ताक्षर किया था। संधि की शर्तों के अनुसार कहा गया था कि जो सतलज नदी है तो सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा जो है वो मान ली गई तथा सतलज के पूरब की राज्य अब अंग्रेजों के पास चले गए थे उस समय, और लॉर्ड मिंटो जो है प्रथम भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है दांडी नमक यात्रा है। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्होंने गांधी जी को आंदोलन को जो है केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। 24 दिवसीय इस मार्च की जो शुरुआत हुई थी आप जानते हो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च जो निकाला गया था अहमदाबाद की साबरमती आश्रम से, और 78 अनुयायियों के साथ जो है ये दांडी मार्च हुआ था। और 6 अप्रैल को जो है गांधी जी ने समुद्र के किनारे दांडी गांव पहुंचकर नमक कानून भी तोड़ा था और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल को 1930। आगे देखते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है जिसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में आप जानते हो सच्चिदानंद यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वो बनाया गया था इसमें। तो वो जो मीटिंग रही, पहले जो प्रथम अधिवेशन रहा है संविधान सभा का वो है 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बनेगा। और इसके जो है अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर जो है इस संविधान सभा के जो सबसे वयोवृद्ध रहे यानी कि जो वरिष्ठ रहे सबसे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था।
फिर 11 नवंबर 1946 को जो है जो कि स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। जैसे आजकल प्रोटेम स्पीकर बना लिए जाते हैं, उसके बाद अध्यक्ष का चुनाव होता है ना। तो उसी तरह सत्यनानंद जो है वरिष्ठ रहे, उनको बनाया गया। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, वो भी निर्विरोध। संविधान सभा का पहला अधिवेशन रहा। अभी तक टोटल 12 अधिवेशन हुए हैं। याद रखिएगा कितने अधिवेशन, 12। तो जो 11वां अधिवेशन रहा है, 11वें अधिवेशन की अंतिम दिन जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, है ना। जब आप प्रियम्बल से पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है अंगीकृत आत्मनिर्मित, आत्मर्पित समर्पित करती है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या है अंगीकृत किया गया। फिर आता है 24 जनवरी 1950 को एक और बैठक हुई जो कि 12वीं होगी संविधान सभा की, जिसमें सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से क्या है लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा आर्टिकल है जो कि मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने का पर जो है प्रतिबंध लगाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा कौन सा आर्टिकल है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला जो है वो 23 है, और कारखानों में 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उन पर जो नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है तो आर्टिकल नंबर वो 24वां है। और यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तो आर्टिकल नंबर आपका 23 होगा। और अक्सर आपसे 32वां पूछा जाता है ना, आर्टिकल नंबर 32 भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि संवैधानिक जो उपचार है उनके अधिकार की बात करता है। 24 आपका वही 21 यानी 14 वर्ष से कब जो बालक कारखानों में जो मजदूरी वगैरह प्रतिबंध लगाते हैं तो ये है 26वां जो बात करता है वो धार्मिक। 25-26 आपका आप जानते हो धार्मिक संबंधित तो धार्मिक कार्यों की मैनेजमेंट की बात करता है, प्रबंधन की स्वतंत्रता है कोई भी अपना प्रबंध कर। इसलिए आजकल आप देखते हैं कि जो धर्म प्रचार प्रसार है मैनेज है अपना वो करते हैं अपने हिसाब से, तो उनका फंडामेंटल राइट है। आगे देखिए ग्रेनाडा स्थित कहाँ पर है। ग्रेनाडा, तो ग्रेनाडा जो कि एक कैरेबियन कंट्री है, तो कैरेबियन देश है जो कि कैरेबियन सागर यानी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। इसकी राजधानी अगर पूछा जाता है तो राजधानी जो है वो सेंट जॉर्ज है। क्या है दोस्त, सेंट जॉर्ज। अगला प्रश्न है जलभृत क्या है। एक्वीफर, एक्वीफर यानी जलभृत क्या है। तो जलभृत या जलभर क्या है, तो धरातल की सतह के नीचे चट्टानों का एक ऐसा संस्तर है जहां भूजल एकत्रित होता है। जलभर ज़्यादातर ऐसी बलुआ पत्थर चट्टानों में पाए जाते हैं जिनकी नीचे शैल या सिल्ट स्टोन की परत पाई जाती है। तो यहाँ सिंपल सी बात पूछा गया है क्या, तो बौम जल जो भूमि जल स्तर के नीचे जो संतृप्त क्षेत्र है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि चमेरा जो बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है। कौन सा बांध, चमेरा, चमेरा नदी बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है। तो चमेरा जो बांध है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। और किस नदी से संबंधित होगा, तो ये रावी नदी पर है। यानी राइट आंसर यहाँ पर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सी नदी है, रावी, रावी नदी पर। राइट आंसर ऑप्शन ही सही जवाब है। नेक्स्ट, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा पूंजीवादी जो कैपिटलिज्म है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ही सही जवाब है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य जो उद्देश्य है वह लाभ अर्जित करना होता है। जैसे अमेरिका का है तो वहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, हाँ अपने यहाँ मिश्रित जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। रसिया और चाइना में देखोगे तो सैद्धांतिक रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था का। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। सही जवाब बनेगा यहाँ पर, तो सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। यहाँ सेलुलोज आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बनेगा। तो पैक्टिन और सेलुलोज से बनी होती है, या जो पौधे हैं उनकी वृद्धि का जो है समर्थन करने के लिए संरचनात्मक ढांचा जो है प्रदान करती है। कोशिका भित्ति रोगजनकों के खिलाफ जो है वो रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में भी जो है कार्य करती है। तो कोशिका भित्ति जो पादप कोशिका भित्ति है किससे बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन से, पैक्टिन। अगला प्रश्न है दोस्त, एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु मुख्य रूप से जो पाया जाता है, कौन सा जीवाणु है बैक्टीरिया, एस्चेरिचिया कोलाई
तो ये जो बैक्टीरिया है जो कि आमतौर पर मनुष्यों और गर्म खून वाले जानवरों की जो है आंत में पाया जाता है। यह मुख्यतया दूषित खाद्य पदार्थों, अधपका कच्चा मांस उत्पाद हो गए, कच्चा दूध है, दूषित कच्ची सब्जियां और अंकुरित जो अनाज है उनके सेवन से जो है मनुष्यों में फैलता है बैक्टीरिया, जो अधिकांश है वो हानि रहित होते। तो ये राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए, मानव आंत। अगला प्रश्न है UNFCCC का अर्थ यानी पूर्ण, यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, पूर्ण रूप है। अभी 19 जनवरी को पेपर हुआ था, वहाँ UNFCCC पूछा गया था और यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा यूनाइटेड नेशंस फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दूसरा है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। तो यहाँ पर फेडरेशन है, यहाँ पर फ्रेमवर्क है, यहाँ पर फ्रेमवर्क, यहाँ पर फेडरेशन। काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो राइट आंसर होगा आपका UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी सही जवाब बनेगा। और इसके अलावा इसका गठन अगर पूछा जाता है कब हुआ है, तो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ था ब्राजील में, 1992 में इसका गठन किया गया था, पृथ्वी जो सम्मेलन रहा है। और ये 1994 से जो है ये प्रभाव में आया है। और इसका जो मुख्यालय अगर पूछा जाता है, हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर अगर पूछा जाता है तो ये मुख्यालय जो है वो जर्मनी में है। कहाँ पर? जर्मनी में, बॉन जर्मनी में। 63 नंबर है कि हाल ही में ड्यूमा बोको किस देश के 6वें राष्ट्रपति चुने गए थे? ड्यूमा बोको 19 जनवरी को जो पेपर हुआ, वहाँ पर जो आपके बगल आपका जो यानी आपका जो जापान है वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे पूछा गया था रिलेट। तो ड्यूको बोका जो है किस देश के 6वें राष्ट्रपति चुने गए थे? राइट आंसर यहाँ पर आपका बनेगा बोत्सवाना, ऑप्शन सी। बोत्सवाना आप जानते हो जो कि एक स्थल अवरुद्ध देश है और इसकी जो राजधानी है बोत्सवाना की राजधानी अगर पूछा जाए तो गैरोरोन। क्या है? गैरोरोन। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नवंबर 2024 में दीपम योजना, कौन सी योजना? दीपम योजना का दूसरा चरण की शुरुआत की, जिसके तहत पात्र जो परिवार उनको मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाते हैं। तो यह राइट आंसर यहाँ पर होगा आंध्र प्रदेश के सीएम हैं कौन? चंद्रबाबू नायडू। तो दीपम योजना के तहत जो पात्र होते हैं उनको मुफ्त सिलेंडर जो है वो प्रदान किया जाता है। तो दीपम योजना किस स्टेट की है? आंध्र प्रदेश की है। अगला है कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI में शामिल होने से इनकार करने वाला दूसरा वृक्ष कंट्री कौन सा है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील ने चीन की जो $1 की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI है इसमें शामिल होने से इनकार किया है। ब्रिक्स देशों में भारत के बाद अब ऐसा करने वाला जो दूसरा देश बना वह ब्राज़ील है। आगे बढ़ते हैं। आगे जब 15 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ये होंगे आपकी कंप्यूटर और आपका जो AI है। अगला प्रश्न आपका कंप्यूटर का है जो कि 15 प्रश्न होगा आपका। तो 15 प्रश्न कंप्यूटर के, 15 प्रश्न आपकी रीजनिंग के थे। बाकी आपका 20 जो है यूपी जीके का और 20 जो है जीके का हो गया और 30 जो है वो हिंदी का हो गया, तो टोटल 100 हो जाते हैं। प्रश्न है कि कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं यानी गलत है? पहला कथन है कि यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है, तो पहला सही है। दूसरा क्या है कि इसने जो भी सूचना स्टोर की होती है यह उस तक पहुंच सकता है, तो ये भी आपका सही है। इसमें कोई भावावेश नहीं होता है, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती है, तो ये भी आपका सही है। डी है कि यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, तो वो प्रतिबंधित दिया है, गलत होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। अगला है कि निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं क्या कहलाता है? जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं तो वह प्रोग्राम क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्रामिंग भाषा पर लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला होती है जिसके अनुसार दिए गए डेटा का प्रोसेस होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका जो प्राथमिक उद्देश्य वो डाटा को सूचना में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर भी क्या है, कार्य करती है। अगला है कि कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को
किस रूप में जाना जाता है? कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? तो सिंपल सी बात है, ऑथेंटिकेशन होगा, प्रमाणीकरण है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, इंसर्शन पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इंसर्शन पॉइंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा कंट्रोल इंड दिया हुआ है। तो कंट्रोल इंड से जो है, जो आपका एमएस वर्ड होता है वो किसी भी दस्तावेज को के टॉप पर कर्सर ले जाता है। कंट्रोल इंटर दिया हुआ है, यानी जो होम होगा वो आपको दस्तावेज जो होगा उसके टॉप पर कर्सर ले जाएगा। इंटर दिया है, कंट्रोल इंटर में क्या होता है? तो कंट्रोल इंटर में जो है एमएस वर्ड जो कि दस्तावेज जो बॉटम है ना, तो बॉटम पर कर्सर ले जाएगा। होम है तो होम के लिए जो है पहले पेज पर जाएगा, और एंड के लिए आपका जो है वो टॉप पर जाएगा कर्सर। तो वर्तमान रो से पहले सेल में होम पर जाएगा, एंड में जो है वो टॉप पर ले जाता है कर्सर को, और एंटर का मतलब यानी कि बॉटम पर कर्सर ले जाता है। और यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन व्यू विकल्प सभी स्लाइड्स की थंबनेल को आसानी से पुनः व्यवस्थित करने के लिए आपकी प्रेजेंटेशन में दिखाता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बनेगा। अगला है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस जो है वो अनिवार्य है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कौन सा डिवाइस अनिवार्य होता है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, वेब कैम। तो वीडियो के लिए जो उपयोग होता है ना मेनली कैमरे का जो है, तो कैमरे को ही वेब कैम कहा जाता है। यहाँ पर माउस दिया है, तो माउस हो गया आपका स्कैनर हो गया, और तो माउस इन कॉर्नर जो है आप जिससे कि इंटर करते हैं यानी इनपुट डिवाइस है, वहीं पर प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आएगा क्या कि किसको मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो उपयोगकर्ता एवं कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक माध्यम यानी इंटरफेस का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर के विभिन्न अंगों को निर्देश देता है कि किस प्रकार से प्रोसेसिंग का कार्य सफल होगा, और यही जो है सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संवाद भी स्थापित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया किसके द्वारा? तो विंडोज़ ऑपरेटिंग जो सिस्टम है किसके द्वारा डेवलप किया गया? सही जवाब यहाँ पर होगा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, ऑप्शन ई सही जवाब है। और आपको मालूम होना चाहिए कि विश्व यानी वर्ल्ड लगभग 90% जो है वो पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग हो रहा है। और जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मल्टीटास्किंग वर्चुअल मेमोरी की सुविधा देता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रथम जो स्वतंत्र संस्करण रहा है वो वर्ष 1985 में आया था। कब? 1985 में, जिसे इंटरफेस मैनेजर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स जब डिलीट हो जाती है तो उन्हें किस में भेजा जाता है? विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स जब डिलीट हो जाती है उन्हें भेजा जाता है वह रिसाइकिल बिन में। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। रिसाइकिल बिन जो कि डेस्कटॉप पर आप देखते हो डस्टबिन की तरह दिखाई देने वाला आइकन होता है। जब हम फाइल एवं फोल्डर को हार्ड ड्राइव से डिलीट करते हैं तो ये वास्तव में डिलीट ना होकर रिसाइकिल बिन में जो है स्टोर हो जाती है। तो ये सब आप जब यूज़ करते हैं मोबाइल में भी आजकल, लेकिन वो जो कंप्यूटर पे आप देखते हैं वो इंटरफेस पे दिखा होता है डस्टबिन की तरह। जब आप इस आइकन को खोलते हैं तो रिसाइकिल बिन विंडो खुलती है, और जिसमें डिलीट की कोई फाइल एवं फोल्डर दिखाई पड़ता है ना, तो ये सब आप जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्त, तो यहाँ पर रिसाइकिल बिन लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन, तो फंक्शन जो होता है वो यानी जो पहले से फंक्शन यानी पहले से ही निर्धारित फार्मूले होते हैं जिसकी सहायता से आप कठिन से कठिन कैलकुलेशन को बड़ी आसानी से कर सकती हैं। तो इसमें जो है इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट जो होता है वो है कंट्रोल F2। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। तो कंट्रोल F2 शॉर्टकट क्या
की का प्रयोग करके लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन को इंसर्ट कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है 76 नंबर, इंटरनेट की शुरुआत किसके रूप में की गई थी? इंटरनेट, तो इंटरनेट का जो पूरा नाम आप जानते हो, इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क है। इंटरनेशनल नेटवर्क जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल संरचना होती है। तो इसकी जो शुरुआत है इंटरनेट की, विश्व में सर्वप्रथम जो शुरुआत हुई थी वो 1969 में जो है अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ARPANET ने जो है कंप्यूटर नेटवर्क जो है विकसित किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। वहीं पर अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में जो इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। TCP IP दिया हुआ है, तो इसका जो प्रयोग है TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग करते हुए डेटा को पैकेट स्विचिंग के द्वारा आदान प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 77 है, वेब ब्राउजिंग के संदर्भ में बुकमार्क का उद्देश्य यह है कि आप बुकमार्क, तो बुकमार्क आपको पता होगा कि वर्ल्ड वाइड जो वेब है इसके संदर्भ में बुकमार्क एक यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है, URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है, जिसे बाद में जो है पुनः प्राप्ति के लिए विभिन्न स्टोरेज प्रारूपों में संग्रहित किया जाता है। और ये जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है उस नेटवर्क पर फाइलों का आदान प्रदान करता है। तो बुकमार्क जो है जिसको कि पुनः प्राप्ति के लिए जो है आप विभिन्न जो वेबसाइटें होती, बुकमार्क वेबसाइटों को सहेजने और व्यवस्थित करने एक शानदार तरीका होता है, जिसे आप अपने फिर उन्हें जो है उन्हें देख सकें, इसलिए है। तो विशिष्ट वेबसाइटों को सेव और व्यवस्थित कर सकें ताकि आप उन पर बार बार जा सकें। तो पहला यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। 78 नंबर है, फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है? फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा ट्रांसफ़र जो है वो किया जा सकता है? इसके लिए आपका जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से जो है EFTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। या जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है उस नेटवर्क पर फाइलों का आदान प्रदान करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, DFT का पूर्ण रूप क्या है? DFT का पूर्ण रूप, DFT तो फुल फॉर्म क्या होगा? DFT का फुल फॉर्म बनेगा डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज आधारभूत सेवाओं को गरीबों तक नवीनतम तकनीकों के द्वारा बहुत ही कम लागत में पहुंचाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता को Tor का उपयोग करके सुरक्षित नहीं किया जा सकता है? किस ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता को Tor का उपयोग करके सुरक्षित नहीं किया जा सकता है? तो ID का उपयोग करके लॉगिन करें। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बनेगा। तो ID के उपयोग से लॉगिन करके आप खाते तक पहुँचने के लिए स्पष्ट रूप से जो आपकी ID होगी उसको लगेगी, और इस ऑनलाइन सेवा की गोपनीयता को ही जो है Tor का जो है उपयोग करके सुरक्षित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक तरह का जो है पूरी तरह से मुफ्त ओपन सोर्स ब्राउज़र है जो आपको गुमनाम रूप से इंटरनेट यूज़ करने में मदद करता है Tor। अगला प्रश्न है किस शहर को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है? खिलौने के शहर, तो खिलौनों का जो शहर इसके नाम से जाना जाने वाला यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ग्रेटर नोएडा को। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। गाजियाबाद, तो गाजियाबाद का जो उत्पाद है विशेषकर वो इंजीनियरिंग गुड्स के लिए है। गौतम बुद्ध नगर जो DOP के तहत है, रेडीमेड जो आपके कपड़े हैं, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत आपका जो कानपुर है चर्म उत्पाद के लिए है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? खिलौनों के शहर के नाम से ग्रेटर नोएडा को।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? भीमबेटका आपका कहाँ पड़ता है? एमपी में है। भीमबेटका कहाँ है दोस्त? एमपी। बाघ की गुफाएं भी आपका एमपी में है। वादामी गुफाएं अगर पूछा जाता है तो ये आपका कर्नाटक है। कहाँ है? कर्नाटक है। यहाँ पर पूछा गया है यूपी में, तो यूपी में है गुप्त गोदावरी गुफाएं। तो गुप्त गोदावरी गुफाएं उत्तर प्रदेश में है। किस डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का जिला है चित्रकूट, तो चित्रकूट में है। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट आंसर बनेगा। तो गुप्त गोदावरी गुफाएं कहाँ? चित्रकूट जिले यूपी में। इस गुफा में 2 प्राकृतिक सिंहासन रूपी चट्टानें हैं, जहाँ माना जाता है कि भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण के ने जो है वनवास के दिनों में यहाँ पर समय बिताया था और दरबार लगाया था। और ये जो गुप्त गोदावरी है, वहाँ पर चित्रकूट में एक छोटी सी नदी भी है गुप्त गोदावरी, जो कि भूमिगत गुफा में बहती है इसी में। तो ये गुप्त गोदावरी गुफाएं जो है। अगला प्रश्न 83 नंबर है, उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में कंकरीली एवं पथरीली जो है वो मृदा मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कौन सा मयूर संरक्षण केंद्र है? 19 जनवरी को कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा गया था, है ना, वाराणसी का। यहाँ पर मयूर संरक्षण केंद्र पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा मयूर संरक्षण केंद्र आपका किस जिले में है उत्तर प्रदेश के? ये मथुरा वृंदावन में। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। ठीक है। और गिद्ध संरक्षण आपका जानते यूपी महाराजगंज। आगे आप देखो, उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? किस फसल का उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गेहूं का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। गेहूं के अलावा उत्तर प्रदेश में जैसे आपका आम, अमरूद, आंवला, मीठा, है ना, आलू, गन्ना, इन सब में जो है वो पहला स्थान रखता है। तो सबसे बड़ा नहीं प्रथम उत्पादक राज्य। यहाँ पर फसल का बारे में पूछा, किस फसल का है? तो गेहूं यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पर मक्का, चना, बाजरा, चावल ये दिया है। ना तो गेहूं है, ना आम, अमरूद, है ना, कुछ नहीं दिया। उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना है जो कि बेतवा नदी पर बनाई गई है? यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, माता टीला बांध है। माता टीला बांध का निर्माण 1958 में बेतवा नदी पर जो है मध्य प्रदेश की सरकार की सहायता से जो है किया गया था। इस परियोजना का से जो है मध्य प्रदेश, कौन कौन से राज्य होंगे इससे संबंधित? तो यूपी हो गया, एमपी हो गया। तो यूपी के कुछ ज़िले हैं जैसे कि झांसी है, जालौन है, ग्वालियर, हमीरपुर, ये सब जो ज़िले हैं वो लाभान्वित होने वाले हैं इस बहुउद्देशीय परियोजना से। अगला जो प्रश्न है वो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला के बारे में पूछा गया। तो इसका लोकेशन कहाँ पर होगा? तो ये जो अवस्थित है कहाँ पर? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। राइट आंसर बनेगा ये आपका है रामपुर में। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। लखनऊ में कौन सी नक्षत्रशाला है? लखनऊ में आपका इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला पड़ती है। और आर्यभट्ट पूछा था तो आपका रामपुर होगा। इंदिरा गांधी पूछा तो लखनऊ हो जाता। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला पूछता तो आप गोरखपुर जाते। और नक्षत्रशाला आपका जो प्रयागराज, हाँ, कुंभ चल रहा तो प्रयाग में जो है वो जवाहर नक्षत्रशाला है। और आर्यभट्ट नक्षत्रशाला के साथ साथ एक नाम से और पूछा जाए अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो भी आपका नक्षत्रशाला कहाँ? रामपुर में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा प्रौद्योगिकी उद्यान किस नगर में अवस्थित है? चमड़ा प्रौद्योगिकी पार्क पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा वनथरा, उन्नाव है। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपका लखनऊ, बिल्कुल सही है। ट्रोनिका सिटी, तो ट्रोनिका जो सिटी है वो आपका यहाँ पर नोएडा बताया गया है। तो ट्रोनिका सिटी जो कि आपका पड़ेगा गाजियाबाद में, तो इसलिए ये जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका गलत है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव, बाकी सब सही है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? अफीम है, तो अफीम की जो फैक्ट्री है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। तो गाजीपुर जिले में ये केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री स्थित है। और जबकि सबसे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो अफीम उत्पादक जिला है उत्तर प्रदेश का अफीम में, वो है कौन सा? तो ये अफीम फैक्ट्री आपकी गाजीपुर में है। अफीम उत्पादक पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का जिला, सर्वाधिक उत्पादक अफीम का वो बाराबंकी है।
कौन सा, बाराबंकी। गाजीपुर आपका पूर्वांचल चले जाओगे, है ना, जो कि गंगा नदी के किनारे व बिहार की सीमा से लगा हुआ है गाजीपुर। 1820 ईस्वी में, कब, 1820 ईस्वी में अंग्रेजों ने गाजीपुर में अफीम कारखाने की स्थापना की थी और यहाँ पर 1 जुलाई एक उत्पाद में अधिसूचित उत्पाद जो है वो जूट वाला हैंगिंग है और यहीं पर ही लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भी है गाजीपुर में। ठीक है, तो ओडीओपी अगर पूछा जाता है गाजीपुर का तो आप क्या बताएंगे, जूट वाल हैंगिंग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। हुलास की बात की जाए तो हुलास और उसके साथ साथ बड़गांव, ये जो 2 हड़प्पीय पुरास्थल है यह उत्तर प्रदेश की सहारनपुर में है। कहाँ, सहारनपुर में स्थित है। मांडा तो आपका जम्मू कश्मीर में है और मांडी जो है पीसीएस में पूछा जा चुका है, ये मांडी आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। जबकि आलमगीरपुर जो कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे वो आपका पूर्वी छोर है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का जो कि हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है और डिस्ट्रिक्ट होगा मेरठ। ठीक है, तो सबसे पूर्वी है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा नहीं है, तो हुलास भी आलमगीरपुर है, मांडी भी यूपी में है। कौन सा नहीं है, देसलपुर। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बनेगा। देसलपुर जो कि आपका कच्छ केरन यानी गुजरात में स्थित है। कहाँ है, गुजरात में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब बनेगा। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, कौन सा लोक नृत्य नहीं है, तो उत्तर प्रदेश का आपका चरकुला जो कि ब्रज क्षेत्र का है, दादरा भी है, कर्मा भी है, मुरिया नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी बनेगा। मुरिया जो कि मुरिया जनजाति द्वारा जो है वो बस्तर यानी कि छत्तीसगढ़ जो आपका राज्य है वहाँ पर जो है किया जाता है, मुरिया जनजाति के द्वारा मुरिया लोक नृत्य। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र। कोयला आधारित अगर पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश में जो है कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या है 6। उन 6 कोयला आधारित में आपका सिंगरौली है और आपका दादरी है। ठीक है, तो दादरी हो गया, सिंगरौली हो गया। इसके अलावा आपका रिहंद है। कौन सा है दोस्तों, रिहंद हो गया तीसरा। ऊंचाहार जो फिरोज गांधी है ना, तो फिरोज गांधी ऊंचाहार वाला, ये भी हो गया आपका चौथा। 5वां आपका टांडा हो गया और 6ठा आपका मेजा। ये आपके कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। उन 6 में यहाँ पर 2 दिया है, दादरी और सिंगरौली, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर डार्लीपाली दिया हुआ है, तो डार्लीपाली आपका पड़ता है यूपी के बाहर उड़ीसा में। कहाँ पर है ये, उड़ीसा में है। विंध्याचल दिया है, कोयला आधारित नहीं, तो यहाँ पर कोयला आधारित पूछा गया था, तो 2 और 3 राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। अगला है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की जो लंबाई है वो लगभग कितनी है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई लगभग कितनी है, तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई 302 किलोमीटर है। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, लगभग पूछा गया है, लगभग, तो लगभग आप 300 कह सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ही राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो जिले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो संबंधित होंगे, है ना, तो आगरा तो होगा ही, आगरा से ले लोगे। आगरा के बाद फिरोजाबाद है ना, उसके ऊपर थोड़ा फिरोजाबाद है, आगरा फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, आगरा फिरोजाबाद मैनपुरी। इटावा है, कौन सा है, इटावा है, औरैया है, कन्नौज है, हरदोई है, कानपुर है, उन्नाव है। उन्नाव होते हुए लखनऊ पहुंचता है, तो लखनऊ आगरा है ना, तो लखनऊ उन्नाव पहुंचेगी, उन्नाव से फिर कानपुर नगर हो गया, हरदोई हो गया, कन्नौज हो गया, है ना, कन्नौज से फिर और आगे चलोगे तो औरैया हो जाएगा, फिर इटावा है, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फिर आगरा। अगला प्रश्न है आपका, शतरंज के खिलाड़ी इस पुस्तक के लेखक कौन है। कौन सी पुस्तक है, उसका टाइटल क्या है, शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी ये है मुंशी प्रेमचंद की हिंदी कहानी है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, कौन सी इकाई उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए कक्षाएं लाने के विजन को आगे बढ़ा रही है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा, उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए कक्षाएं लाने के विजन को आगे बढ़ा रही हैं, यानी जो आपका उत्तर प्रदेश ओपन एजुकेशन रिसोर्स पोर्टल है, उत्तर प्रदेश ओपन एजुकेशन रिसोर्स पोर्टल है, तो यही है ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बनेगा। और यह पोर्टल जो है
प्रदेश में बच्चों के लिए कक्षाएं लाने की विजन को आगे बढ़ा रही हैं। इसमें HCL है, कौन सा HCL? आपका जो बेसिक शिक्षा परिषद है वो है, यानी बेसिक शिक्षा विभाग हो गया। इसके अलावा है ना गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है, तो ये मिलकर जो है उत्तर प्रदेश ओपन एजुकेशन रिसोर्स पोर्टल लॉन्च किए हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वोच्च साक्षरता दर वाला जिला है? सबसे अधिक जो साक्षर जिला है उत्तर प्रदेश का वो है आपका GBN है, गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर आपकी ऑप्शन में है नहीं। यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से, तो पूछा नहीं। अगर निम्नलिखित में से पूछा जाता तब इन चारों में से जो सर्वोच्च होता वो लगाते। तो यहाँ पर पूछा है आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक, तो ऑप्शन में है नहीं गौतम बुद्ध नगर, इसलिए ऑप्शन ई राइट आंसर बनेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है गौतम बुद्ध नगर। प्रयागराज जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला गाजियाबाद है। कानपुर जो देहात है महिलाओं में वो सर्वाधिक है साक्षर, और सबसे कम जो महिला साक्षरता है या सबसे कम साक्षरता वो आपकी श्रावस्ती है। अगला प्रश्न है 98 नंबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्किधाम मंदिर का उद्घाटन किया है? श्री कल्किधाम मंदिर का उद्घाटन, तो बात है उद्घाटन की, तो उद्घाटन का जो समय रहा है वह 19 फरवरी 2024 को 19 फरवरी 2024 को जो है उद्घाटन किया गया था मोदी के द्वारा। किस डिस्ट्रिक्ट में? संभल। तो उत्तर प्रदेश की संभल जिले में कल्किधाम मंदिर का शिलान्यास जो है वो किया गया था, माफ कीजिए शिलान्यास जो। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कल्कि के बारे में कहा क्या जाता है? तो भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु के कौन से अवतार होंगे? तो 10वें अवतार। कौन से दोस्तों? 10वें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड प्राप्त लैब मित्र पहल की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई है? लैब मित्र पहल की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई है? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वाराणसी। ऑप्शन यहाँ पर आपका ही सही जवाब है। तो मरीजों को पैथोलॉजी जांच और उसकी रिपोर्ट के लिए सरकारी चिकित्सा इकाइयों के चक्कर न लगाना पड़े, इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों में HDFC बैंक, कौन सा बैंक? HDFC बैंक तथा श्री आई कंसल्टिंग संस्था के सहयोग से बनारस में वर्ष 2024 के मार्च महीने में लैब मित्र के नाम से पहल की शुरुआत की गई है। तो लैब मित्र पहल उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में शुरू की गई है। अंतिम प्रश्न है मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना के तहत राज्य सरकार ने कितने नए MSME स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए 10 लाख। कितने? 10 लाख MSME स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इन्हीं 100 प्रश्न के साथ पहला आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट हो जाता है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल @ऑनलाइन स्टडी किंगडम ऑफिशियल पर मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग देख करके सॉल्यूशन आप जो है पूरा वीडियो के माध्यम से कवर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।